नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के द्वारा बनाए गए अपने प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड 10th बोर्ड टॉपर्स पर। सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास में लाइव जुड़िए प्यारे बच्चों। आज की क्लास आप सभी के लिए एक बार फिर से बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी कि जो चैप्टर नंबर 1 है प्यारे साथियों, चैप्टर नंबर 1 उसी का पार्ट 2 है आज। और जिन साथियों ने अगर पार्ट 1 को नहीं देखा होगा, प्यारे साथी एक बार आप लोग पार्ट 1 को भी बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आप सभी को इसी के पहले पार्ट 1 को इतनी बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है कि अगर आपने उस क्लास को एक बार देख लिया तो कभी भी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग शुरुआत करने क्या चल रहे हैं भाई, आज चल रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर की शुरुआत करने चल रहे हैं प्यारे बच्चों, जो कि इसका क्या होगा, पार्ट नंबर 2 होगा। क्या होगा भाई, पार्ट नंबर 2 होगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या होगा भाई, पार्ट नंबर 2 होगा। तो सभी लोग प्यारे साथियों जल्दी से सेशन को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के द्वारा मुझे बहुत प्यार मिला है, इस परिवार को बहुत ज्यादा प्यार मिला है, जिसका जीता जागता सबूत है प्यारे बच्चों ये आपके द्वारा बनाया गया आपका अपना परिवार। देख रहे हैं यहां पर 957 दिखा रहा है प्यारे बच्चों, 957 दिखा रहा है। और मुझे आशा और उम्मीद है कि आज आप लोग इस परिवार को प्यारे बच्चों 1000 यानी कि 1K कर दोगे, 1K प्लस कर दोगे, ये मुझे 100% यकीन है, क्योंकि आप अपने भैया से बहुत प्रेम करते हैं और आपने अभी तक जैसे अपना प्यार, जैसे अपना सपोर्ट बना रखा है, वैसे ही आज भी अपना प्यार और सपोर्ट यहां पर दिखाएंगे। तो देखिए ये आज हमारे क्या है प्यारे बच्चों, ये आपके द्वारा बनाया गया परिवार है, मैंने आप सभी को बताया है। और यहां पर संख्या लगातार, जैसे आपने अभी तक प्यार दिखाया है, ऐसे ही लगातार इसको बढ़ाते रहिएगा। और आज की क्लास में मैं चाहता हूं कि ये संख्या जो है प्यारे साथियों 1000 तक पहुंच जाए, ताकि हम लोग थोड़ा सा एक सेलिब्रेशन कर सके। एक छोटी सी ये जीत है हमारी, पहली बार हमारी जीत होने चल रही है, और ये सब्सक्राइबर हमारे जो होंगे वो 1000 हो जाएंगे। आज हमारा परिवार 1000 का परिवार हो जाएगा, और इसको आप लोग बढ़ाते रहिएगा प्यारे साथियों। लेकिन मैंने आप सभी को क्या बताया है, मैंने आप सभी को बताया है कि आज मैं आप सभी को प्यारे बच्चों पढ़ाऊंगा यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर नंबर 2। तो देखो, अगर मैं बात करूं इसके पहले की बात करूंगा प्यारे साथियों, इसके पहले की चैप्टर की बात करूंगा जो मैंने कल पढ़ाया था। मैंने कल आप सभी को पढ़ाया था, क्या क्या पढ़ाया था, जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग बताएंगे भाई कल मैंने आप सभी को क्या बताया था। एक बार जल्दी से हम लोग रिवीजन करेंगे कि मैंने कल की क्लास में आप सभी को क्या पढ़ाया था। तो भाई कल की क्लास में मैंने आप सभी को पढ़ाया था फ्रांस की क्रांति के बारे में। क्या पढ़ाया था प्यारे साथियों, फ्रांस की क्रांति के बारे में। कल मैंने आप सभी को पढ़ाया था फ्रांस की क्रांति के बारे में। तो बताओ जल्दी से, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति के बाद प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को बताया था नेपोलियन युग की शुरुआत होती है। नेपोलियन युग की शुरुआत होती है। और नेपोलियन युग की बाद प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे तो किसकी युग की शुरुआत होती है, मेटरनिक व्यवस्था, मेटरनिक व्यवस्था, या फिर कह लीजिए मेटरनिक युग। अगर मैं कहूंगा कि नेपोलियन युग की शुरुआत कब से होती है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई। तो देखो, नेपोलियन युग की शुरुआत प्यारे बच्चों 1804 से हो जाती है, और ये 1815 तक रहता है। कब तक, 1815 तक रहता है। अगर इसके बाद की अगर मैं बात करूंगा भाई, मेटरनिक युग कब आता है, 1815 में नेपोलियन की हार हो जाती है, और ये प्यारे बच्चों क्या होता है, 1848 तक रहता है इसका शासन। लेकिन अगर मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों फ्रांस में शासन की, जब मेटरनिक युग की शुरुआत होती है तो यहां पर करता क्या है, होता क्या है, तो लुई 18वां की शासन व्यवस्था आ जाती है। लुई 18वां की शासन व्यवस्था आ जाती है, जो कि कब तक चलती है, 1830 तक चलती है। और इसी के बाद प्यारे बच्चों चार्ल्स दशम का शासन आता है, और चार्ल्स दशम के शासन में ही 1830 की क्रांति हो जाती है। एक छोटा सा 30 सेकंड का रिवीजन था जो कि मैंने आप सभी को करवा दिया है, तो आप सभी लोगों को कल की बातें भी याद आ गई होंगी। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं 1830 की क्रांति के बारे में, जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में। ठीक है, तो देखो आप सभी को पता है, सबसे पहले तो पूछेगा भाई जुलाई 1830 की क्रांति किसके समय में हुई थी, किस राजा के समय में हुई थी, ये प्रश्न पूछेगा। तो किस राजा के समय में हुई थी, जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए। कमेंट नहीं दिख रहा है क्या, हाँ भाई जल्दी से कमेंट करो एक बार। तो देखो
जुलाई 1830 की क्रांति जो हुई थी प्यारे बच्चों, ये किस राजा के समय में हुई थी? तो चार्ल्स दशम के समय में हुई थी। ये याद रखिएगा, चार्ल्स दशम के समय में हुई थी। किसकी क्रांति भाई? जुलाई 1830 की क्रांति। तो प्यारे बच्चों ये जो चार्ल्स दशम था ना, ये किस प्रकार का शासक था? क्रांति हुई है ना, अगर जनता ने क्रांति कर दी है राजा के खिलाफ तो क्या होगा? वो किस प्रकार का शासक होगा? तो सीधी सी बात है, वह होगा निरंकुश शासक, वह होगा अत्याचारी शासक। और ऐसा ही सेम था कौन भाई? चार्ल्स दशम भी ऐसा ही शासक था। तो देखो, चार्ल्स दशम की निरंकुश नीतियों के खिलाफ यह क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति भाई? जुलाई 1830 की क्रांति, जिसने फ्रांस में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन लाए। और इस क्रांति ने न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप को क्या किया? प्रभावित किया। देखो, जब भी फ्रांस की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं लगता है हमको कि पूरे यूरोप की बात हो रही है। क्या कारण है प्यारे साथियों? तो कारण इसका यह है ना कि पूरे यूरोप में जो क्रांति आई ना, वो फ्रांस से ही उठकर आई। इसीलिए कहा जाता है कि जो फ्रांस में जुलाई की 1830 की क्रांति हुई थी ना, इसने ना सिर्फ फ्रांस को बल्कि पूरे यूरोप को क्या किया था? इससे प्रभावित किया था। अगर मैं प्यारे बच्चों आप सभी से बात करूंगा, अगर मैं बात करूंगा भाई कि चार्ल्स दशम क्या ऐसा कारण था कि जनता ने चार्ल्स दशम का विरोध किया था, अगर मैं आपसे कहूंगा कि क्या ऐसा कारण था कि जनता ने चार्ल्स दशम का विरोध किया? लुई 18वें का तो विरोध नहीं किया, वो भी बुर्बो वंश से था। तो ये किस वंश का शासक था? आप जल्दी से कमेंट करो भाई। सर पीडीएफ कहां पर मिलेगा? भाई पीडीएफ के लिए मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया था। कल मैंने पीडीएफ के लिए आप सभी को टेलीग्राम का लिंक दिया था। जिन बच्चों को टेलीग्राम का लिंक नहीं मिला है बेटा, वो आप लोग ना, जिन बच्चों को लिंक नहीं मिला है, आप सभी लोग प्यारे बच्चों हमारे दिए गए नंबर पर, इस नंबर पर क्या कर लीजिए, कॉल करके भी अपने पीडीएफ को ले सकते हो। नंबर बड़ा बड़ा लिख देते हैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है? तो ये नंबर है, इस नंबर पर प्यारे बच्चों, इस नंबर पर क्या कर सकते हैं? कॉल करके आप लोग टेलीग्राम का लिंक पा सकते हैं। और प्यारे बच्चों अगर लिंक नहीं चाहिए तो आप लोग क्या करिए, बिहार बोर्ड 10th सर्च करिए, ऐसे बिहार बोर्ड 10th बोर्ड टॉपर सर्च करिए टेलीग्राम पर। सर्चिंग में शायद अभी नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा प्यारे बच्चों। ऐसे सर्च करिए तो आपको मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। चार्ल्स दशम आर्लियंस वंश का शासक था। आर्लियंस वंश का पक्का? दीदी भूल गई लगता है, तुम है ना, लगता है भूल गई हो भाई। आर्य प्रजा कह रहे हैं कि बुर्बो राजवंश का था। चलो भाई, तो देखो हमारा कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, हमारा कहने का मतलब है कि ये जो चार्ल्स दशम था ना, जैसे आपने देखा था लुई 18वां के बाद, लुई 18वां के बाद चार्ल्स दशम आया, तो ये भी बुर्बो राजवंश का था, ये भी बुर्बो राजवंश का था। और ऐसे ही सेम अगर मैं बात करूं, ऐसे ही सेम अगर बात करूं प्यारे बच्चों, तो चार्ल्स दशम यहां पर दिया है तो बुर्बो राजवंश का था। क्या था भाई? बुर्बो राजवंश का था। लेकिन क्या कारण था कि जनता ने इसका विरोध किया? हाँ, ये भाई सानवी यादव कह रही हैं कि 25 जुलाई 1830 को अध्यादेश के द्वारा उदारवादी तत्वों का गला घोट दिया गया, है ना। अभी देखो जरा, देखिएगा बात भाई, जो प्रतिक्रियावादी शासक था चार्ल्स दशम, एक निरंकुश, कैसा था भाई? एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का क्या किया? प्रयास किया। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, यह निरंकुश शासक था, जिसके अंदर भी जिस व्यक्ति के अंदर देश प्रेम था, उस व्यक्ति का क्या करता था? गला घोट देता था, उसको फांसी पर लटका देता था। जो देश हित की बात करता, जो अपने देश के लिए लड़ाई करता, जो लोगों को एक करने का काम करता, चार्ल्स दशम उसको फांसी पर लटका देता। तो ऐसे में प्यारे बच्चों जनता ने क्या किया? इसका विरोध किया। और अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, ये जो चार्ल्स दशम था ना, चार्ल्स दशम ने क्या किया भाई? संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न की। ये संवैधानिक गतिरोध क्या होता है भाई? तो देखो, जब कोई देश संविधान के अनुसार चलता है ना, तो इसने संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए कि मतलब हमारा देश नियम कानून के अनुसार नहीं चलेगा भाई। मैं राजा हूं, अगर मेरा देश नियम कानून के अनुसार चलेगा तब तो भैया जनता के पास अधिकार हो जाएगा। तो संवैधानिक लोकतंत्र का ये हमेशा से क्या था भाई? विरोधी था। कौन विरोधी था? चार्ल्स दशम। चार्ल्स दशम प्यारे बच्चों हमेशा किसका विरोधी था? संवैधानिक गति लोकतंत्र का।
इससे उदारवादी और जनता में असंतोष फैल गया। उदारवादी का मतलब जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जो मध्यम वर्ग था प्यारे बच्चों, और जो सामान्य जनता थी ना, वो जान चुकी थी कि चार्ल्स दशम कभी भी हमारे देश में लोगों को अधिकार नहीं देगा, चार्ल्स दशम कभी भी हमारे देश में संवैधानिक लोकतंत्र नहीं लागू करेगा, और हमारे देश में कभी भी, हमारा देश कभी भी नियम के अनुसार नहीं चलेगा। ऐसे में यहाँ की जनता ने प्यारे बच्चों क्या किया, चार्ल्स दशम की नीतियों का विरोध किया। अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, चार्ल्स दशम ना थोड़ा सा दिमागी व्यक्ति था, ज्यादा समझदार व्यक्ति था, ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति था। इसीलिए क्या हो गया, इसने अपने प्रधानमंत्री के रूप में पॉलिगनेक की नियुक्ति कर दी। अब जरा समझिए क्यों ऐसा किया। ऐसा क्यों किया कि पॉलिगनेक की नियुक्ति प्रधानमंत्री के पद पर कर दिया? क्योंकि ये चाहता था कि राजा मैं भले रहूं, लेकिन जब जनता विरोध करे ना, काम मेरा ही करेगा। ये प्रधानमंत्री जो है पॉलिगनेक ना, ये काम मेरा ही करेगा, लेकिन जनता किसका विरोध करे, मेरा विरोध ना करे। तो ऐसे में प्यारे बच्चों क्या कर दिया चार्ल्स दशम ने, पॉलिगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया। देखिए चार्ल्स दशम ने प्रतिक्रियावादी पॉलिगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई भाई, और स्थिति भयानक हो गई और खतरनाक हो गई। जनता लगातार इसका विरोध करती रही। यही कारण था क्या, चार्ल्स दशम की नीतियों का विरोध करना। यह कारण था 1830 की क्रांति का। 1830 में जो क्रांति हुई थी प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं से यही सब कारण थे। क्या, प्रतिक्रियावादी शासक था, निरंकुश शासक था, संवैधानिक गणतंत्र का विरोधी था, और पॉलिगनेक को इसने अपना प्रधानमंत्री बना दिया था। ठीक है, आदित्य कुमार, मनीष कुमार, हर्षिता, लुई फिलिप ने गीजो को बनाया था। बिल्कुल, लुई फिलिप ने गीजो को बनाया था। प्यारे साथियों, एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज की क्लास में देखिए, ये हमारी जो संख्या है प्यारे बच्चों, ये पहुंच चुकी है 961, और हमें आशा और उम्मीद है कि आप लोग ना आज की क्लास को प्यारे बच्चों 1000 यानी कि 1K जरूर करोगे। आपका परिवार को 1K जरूर करोगे, पूरी उम्मीद है हमको। देखिए अगर मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों, ये क्या था, चार्ल्स दशम की नीतियों का विरोध हो रहा था। अगर मैं आप सभी से पूछूंगा भाई 1830 की जो क्रांति थी, इसका प्रारंभ कैसे होता है? देखो 1830 की जो क्रांति थी, 1830 की क्रांति, 1830 की क्रांति का आरंभ कैसे आरंभ हुआ? आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि 1830 की क्रांति का प्रारंभ क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस तरीके का प्रश्न पूछेगा। तो देखो जो चार्ल्स दशम था प्यारे बच्चों, जनता जो है ना, जनता पॉलिगनेक का विरोध कर रही थी। जनता किसका विरोध कर रही थी? पॉलिगनेक, अपने प्रधानमंत्री का विरोध कर रही थी। ऐसे में इस राजा को आ गया गुस्सा। इस राजा ने कहा कि जनता तू अपनी औकात में रहे, तू हमारे प्रधानमंत्री का विरोध कर रहा है। ऐसे में प्यारे बच्चों इसने 4 अध्यादेश जारी कर दिया। क्या कर दिया? 4 अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जो हम आपसे पूछेंगे नहीं, डायरेक्ट लागू कर देंगे और जनता को मानना पड़ेगा। अब जब ये 4 अध्यादेश इसने जारी कर दिया, कब? 1830 को, 25 जुलाई 1830 को इसने 4 अध्यादेश जारी कर दिया। अब इस अध्यादेश के विरोध में प्यारे बच्चों जनता को लग गया, एक तो पॉलिगनेक को हटाया नहीं जा रहा है, एक तो पॉलिगनेक दिन ब दिन आक्रमण किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो राजा को पॉलिगनेक को हटाने की बजाय ये तो जनता को और प्रताड़ित कर दिए भाई। तो ऐसे में प्यारे बच्चों जनता में नाराजगी बहुत हो गई। अब इस 4 अध्यादेश जो थे ना, ये जो 4 अध्यादेश प्यारे बच्चों, ये 4 अध्यादेश जो जारी किए गए राजा के द्वारा, यानी कि चार्ल्स दशम के द्वारा, इसके विरोध में भैया पेरिस में, कहां पर? पेरिस में प्यारे बच्चों क्रांति की लहर दौड़ गई। लोग निकल पड़े सड़कों की तरफ, कहे कि ऐसा है, चलेंगे हम करेंगे अपने राजा का विरोध, हम इसको अपने देश से खदेड़ कर भगाएंगे। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, 28 जून 1830 ईस्वी को फ्रांस में गृह युद्ध छिड़ जाता है। गृह युद्ध क्या होता है? मतलब एक देश में ही जब आपस के लोग लड़ जाएं प्यारे बच्चों, तो इसको कहते हैं गृह युद्ध। जब देश की जनता ही अपनी सेना का विरोध, अपने राजा का विरोध करने लगे, तो इसे ही कहा जाता है गृह युद्ध। तो कहने का मतलब है कि 28 जून 1830 को फ्रांस में भैया गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों जो चार्ल्स दशम था क्या करेगा? क्या रोटी सब्जी पूरी सब्जी खाएगा? नहीं। चार्ल्स दशम ने तुरंत कहा कि ऐसा है 9 2 11 हो जाओ। चार्ल्स दशम ने क्या कर लिया भाई? फ्रांस की राजगद्दी को त्याग करके इंग्लैंड चला गया। फ्रांस की गद्दी को त्याग करके कहां चला गया? ब्रिटेन चला गया, यानी कि इंग्लैंड चला गया। अब इतनी आसान भाषा में प्यारे बच्चों आपको क्या कोई पढ़ा सकता है? आप खुद से बताओ।
क्या इतनी आसान भाषा में कोई आपको पढ़ा सकता है? इस तरीके से कोई पढ़ा सकता है? यस या नो? आप लोग खुद से बताओ प्यारे बच्चों, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आज की क्लास में? सभी साथी लोग बताएंगे कि आज की क्लास में आप सभी को मजा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने एक चीज कहा है कि ये संख्या प्यारे बच्चों ना घटनी चाहिए, ये घटनी चाहिए। इसको 960 घटाए हो ना, ऐसे ही घटा डालो, अपने ही परिवार को कम कर डालो। ठीक है, यही कर रहे हो आप लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो ये चलता रहेगा बेटा। आप लोग घटाओ बढ़ाओ, जो मन कहे वो करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने भैया की ताकत को बढ़ाते रहेंगे तो आपकी भी ताकत बढ़ती रहेगी। तो जरा देखिए, मैंने अभी आप सभी को बताया भाई 1830 की क्रांति का आरंभ। जुलाई 1830 की क्रांति क्यों हुई थी, आपसे ये पूछता है। जुलाई 1830 की क्रांति क्यों हुई थी, तो आप लोग क्या बोलेंगे भाई? क्रांति का कारण क्या था? तो क्रांति के कारण था प्यारे बच्चों चार्ल्स दशम का निरंकुशवादी होना, पोलिंगनेक को प्रधानमंत्री बनाया जाना, और तीसरा क्या बताओगे भाई? तीसरा बता देंगे प्यारे बच्चों। देखो तीसरा क्या बताएंगे इसको, कि 4 अध्यादेश का जारी करना। इन अध्यादेशों के विरोध में फ्रांस की जनता पेरिस की सड़कों पर निकल आई। इसने अपने राजा का विरोध किया, जिसके चलते चार्ल्स दशम गद्दी को छोड़कर ब्रिटेन पलायन कर गया। अब बोलो, आप सभी को बात समझ में आई भाई? सभी को समझ में आया भाई? हाँ, क्या बात है, सभी को समझ में आ गया। चलिए, अब इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, 1830 की जब क्रांति हो जाती है प्यारे बच्चों, तो यहां पर क्या होता है, जनता बहुत खुश हो जाती है। जनता खुश हो जाती है, और यहां से चार्ल्स दशम, जो कि प्यारे बच्चों बोर्बो राजवंश का था, जो कि बोर्बो राजवंश का था, इसका शासन क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसका शासन क्या हो गया बेटा? समाप्त हो गया। चार्ल्स दशम का शासन क्या हो गया? समाप्त, टाटा बाय बाय, फिनिश हो गया चार्ल्स दशम का शासन। ऐसे में प्यारे बच्चों अब आ गया, यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, एक नया वंश आ गया। एक नया वंश आ गया जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? आर्लियंस वंश की। अब यहां पर प्यारे बच्चों आर्लियंस वंश का आ गया, और आर्लियन वंश का कौन सा शासक आया? शासक का नाम बता दो, तुम लोगों ने परीक्षा दी होगी, बताओ जल्दी। शासक का नाम प्यारे बच्चों, शासक का नाम क्या था? तो शासक का नाम था प्यारे बच्चों लुई फिलिप। ठीक है, अब देखिएगा, चार्ल्स दशम के बाद प्यारे बच्चों लुई फिलिप, चार्ल्स दशम के बाद शासक कौन बन गया भाई? लुई फिलिप शासक बन गया। अच्छा, अब देखो, कहते रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, है ना। एक समय रीत थी बेटा कि अगर कोई व्यक्ति ने अपनी जुबान दे दी है ना, तो उसका प्राण चला जाएगा, लेकिन वो अपने जुबान से खाली नहीं जाएगा। ऐसे में इसने भी देखा ना कि चार्ल्स दशम ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था, है ना, किसको? पोलिंगनेक को। तो मैं भी अपना एक प्रधानमंत्री बनाऊंगा भाई। तो इसने, चार्ल्स लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री प्यारे बच्चों किसको नियुक्त कर दिया? प्रधानमंत्री किसको नियुक्त कर दिया भाई? तो गीजो को नियुक्त कर दिया। इसने अपना प्रधानमंत्री प्यारे बच्चों किसको नियुक्त कर दिया? गीजो को नियुक्त कर दिया। किसको नियुक्त किया? गीजो को नियुक्त कर दिया। अब ये जो गीजो, वैसे तुमको नाम से ही लग रहा होगा ये खतरनाक व्यक्ति है, हाँ वैसा ही व्यक्ति था प्यारे बच्चों। ये क्या था ना, गीजो जो है ना उच्च वर्ग का समर्थक था, उच्च वर्ग का समर्थक था। ये तो और खतरनाक निकल गया, ये तो और गरीब जनता को मारने पीटने लगा, दबाने लगा, उनके अधिकारों का हनन करने लगा, उनके अधिकारों को शोषण करने लगा। कौन? ये गीजो। कौन? गीजो। तो जरा हम लोग देखेंगे भाई लुई फिलिप के शासन को देखेंगे। ठीक है, लुई फिलिप के शासन को देखेंगे। अच्छा, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, मजा आ रहा है कि नहीं? सभी लोग बोलेंगे भाई क्या आपको आज की क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं? सभी लोग कमेंट कर दीजिए भाई। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो है ये संख्या को बात कर रहे थे, तो ऐसे ही संख्या को बढ़ाइए भाई। आज इसको 1000 पहुंचा दीजिए, तब मजा आने वाला है, आज केक कटने वाला है। जरा देखिएगा बात को। मैंने आप सभी को बताया प्यारे बच्चों कि ये जो आर्लियंस वंश है ना, आर्लियंस वंश का शासक कौन था? तो ये लुई फिलिप था। तो देखो लुई फिलिप की अगर हम लोग शासन की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो राजवंश के स्थान पर आर्लियंस वंश, कौन से वंश की? आपसे पूछेगा कि जुलाई 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना हुई? तो आप लोग जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बोलो भाई। मोहम्मद मेहताब आलम, हाय दीपक भैया, दुर्गा, शिवानी, शानवी, हर्षिता, हाँ क्या बात है भाई, ईडू, दुर्गा यादव, अनीस, प्रिंस, प्रिया, सभी को समझ में आ गया भाई। देखो लुई फिलिप का जो शासन था प्यारे बच्चों, लुई फिलिप के शासन को समाप्त होने के बाद यहाँ पर आर्लियंस वंश की स्थापना हो जाती है। अगर अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो आर्लियंस वंश का कौन? लुई फिलिप था। चाहे हम लोग लुई फिलिप की बात करेंगे प्यारे बच्चों, चाहे गीजो की बात करेंगे, क्योंकि लुई फिलिप की ही बात गीजो मानता था, क्योंकि वो तो भाई एक, जैसे अभी मैं, मेरा राजा जो मुझे कहेगा वही तो मैं मानूंगा।
जैसे मेरे राजा ने कहा कि जनता को प्रताड़ित करो, तो जनता को प्रताड़ित करूंगा। जनता क्या सोचेगी कि दीपक प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या सोचूंगा कि आदेश ऊपर से आया है। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, ये जो लुई फिलिप था ना, ये किसका समर्थक था? उदारवादियों का समर्थक था। किसका समर्थक था? उदारवादियों का समर्थक था। और इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादी पत्रकारों और पेरिस की जनता के समर्थन से क्या कर लिया? सत्ता प्राप्त कर ली। जो उच्च वर्ग होता है प्यारे बच्चों, वो निम्न वर्ग को हमेशा दबा कर रखता है। और ये जो लुई फिलिप था ना, इसने उच्च वर्ग को, पत्रकारों को और पेरिस की सामान्य जनता के बल पर कहा कि ऐसा है कि मैं बहुत ऊंचे ऊंचे वादे करके सत्ता पर आ गया प्यारे बच्चों। कहां पर? आर्लियंस वंश की स्थापना कर लिया फ्रांस में। और अगर हम लोग बात करेंगे इसकी जो उदारवादी नीति थी, लुई फिलिप की नीतियां उदारवादियों के पक्ष में और संवैधानिक गणतंत्र के निमित्त रही। यानी कि कहीं ना कहीं से ये चाहता था कि ऐसा है कि हमारे यहाँ जो संवैधानिक गणतंत्र लागू भी हो जाए, लेकिन जनता के कुछ भी हमसे मांगे ना, जनता का हम धीरे धीरे करके ही शोषण करेंगे। दीपू भैया नमस्कार। नमस्कार भैया उत्सव। चलो अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करेंगे जो ये क्रांति थी 1830 की क्रांति के बाद क्या प्रभाव पड़ता है? आर्लियंस वंश की स्थापना हो जाती है भाई, स्थापना हो जाती है। अगर हम लोग जुलाई की क्रांति के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे भाई, तो जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजसत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा है। आपसे पूछेगा प्रश्न, क्या प्रश्न पूछेगा भाई? आपसे प्रश्न पूछेगा जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव बताइए। ऐसे करके 2 नंबर में प्रश्न पूछेगा, जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव बताइए। जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव बताइए, ये प्रश्न पूछेगा आप सभी से। क्या पूछेगा? जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव बताइए। तो क्या बताओगे प्यारे बच्चों आप लोग? भैया इस क्रांति ने क्या कर दिया? जो कट्टर राजसत्तावादी थे इनका क्या कर दिया? प्रभाव कम कर दिया। यानी कि जो बहुत कट्टरता होती है ना, जो राजा के प्रति बहुत राज प्रेम होते हैं, मतलब जो राजा के प्रति बहुत वफादार, उनकी जील हजूरी करें, उनको एकदम से पैरों पे पड़ जाएं, तो उस तरीके के लोगों का क्या हो गया बेटा? कट्टर राज्य सत्तावादियों का प्रभाव कम हो गया। यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा कहा नहीं जा सकता है, इसका प्रभाव कम हो गया। दूसरी बात याद थी प्यारे बच्चों, यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। यानी कि उच्च वर्ग का समर्थन प्राप्त था ही, और ऐसे में मध्यम वर्ग जो होता है प्यारे बच्चों, पढ़ा लिखा वर्ग होता है, यह कहीं ना कहीं से जो है उच्च वर्ग की समानता रखता है। इसमें डॉक्टर, वकील, शिक्षकगण ये सब भी आते हैं। तो इन लोगों ने मिलकर क्या किया प्यारे बच्चों? इन लोगों की वजह से ही ये क्रांति क्या थी? अपने पूर्ण रूप में सामने आती है। और तीसरी बात देखेंगे, अगर इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया और वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। यानी कि जो 1830 की क्रांति होती है प्यारे बच्चों, 1830 की क्रांति में वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस पर कई प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। ऐसे में जो भी प्रतिबंध लगाए थे ये 1830 की क्रांति के बाद समाप्त हो जाते हैं। जल्दी से बोलो भाई, मजा आ रहा है सर? सुनिए, बोलो भाई सुनो, सुन रहा हूं मैं सर। बैच कब से स्टार्ट होगा? प्लीज पिक माय कमेंट। रॉयल एडिट, प्यारे बच्चे रॉयल एडिट कल या परसों से जैसे ही हमारा प्ले स्टोर पे ऐप दिखेगा हम लोग बैच को चालू कर देंगे, परेशान ना होइएगा, ठीक है भैया? हम लोग 10th में पढ़ेंगे क्या उत्सव? नहीं भाई, तुमको मैं 11th में भी पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो। लेकिन मैंने जो भी बताया है भाई, आज ये संख्या जो है प्यारे साथियों, ये आपके ऊपर है, ये संख्या कितनी पहुंचाते हो आप लोग, ठीक है? ये आपके ऊपर है। मात्र 40-35 सब्सक्राइबर बचे हैं, आप लोग करा सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए, तो अच्छा ये बताओ, जुलाई 1830 की क्रांति का जो प्रभाव था ये समझ में आया कि नहीं सभी को? जुलाई 1830 की क्रांति का प्यारे साथियों आप सभी को प्रभाव समझ में आया कि नहीं? सभी लोग कमेंट करके हमको बता दीजिए, ठीक है? बैच का प्राइस क्या होगा? जो आप डिसाइड कर दोगे वो होगा। बैच का प्राइस मैं नहीं डिसाइड करूंगा बेटा, मैं नहीं डिसाइड करूंगा। बैच का प्राइस आप डिसाइड कर दोगे, ठीक है? जो भी कह देना, लेकिन कम ही कहना, ज्यादा मत कहना, क्योंकि ज्यादा का मैं समर्थन कभी नहीं करूंगा, ठीक है? कम करिएगा बस। चलिए, अगर मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों 1830 की क्रांति का प्रभाव, ये था क्रांति का प्रभाव। क्या? कट्टर सत्तावादियों का प्रभाव कम हो गया, और ये क्रांति जो थे मध्यम वर्ग के द्वारा निमित्त क्रांति थी। और प्यारे बच्चों इसमें वियना कांग्रेस के द्वारा जो भी परिवर्तन किए गए थे, वियना कांग्रेस के द्वारा जो भी फ्रांस पर प्रतिबंध लगाए गए थे उसको समाप्त कर दिया गया। ये प्रभाव था 1830 की क्रांति का। 1830 की क्रांति का अगर मैं आप सभी से बात करूंगा प्यारे बच्चों, ये जो फ्रांस में क्रांति हुई थी ना, ये क्रांति कहां पर हुई थी? ये क्रांति हुई थी प्यारे बच्चों फ्रांस में।
ये क्रांति तो मानता हूं कि फ्रांस में हुई थी, लेकिन ये फ्रांस में क्रांति जो हुई थी इसका यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो फ्रांस में क्रांति हुई थी प्यारे बच्चों, इसका यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में सर 200 रुपए, 399 रुपए, 10 करोड़ होना चाहिए। हाँ भाई 7 करोड़। दीदी 7 करोड़ में कितना जीरो होते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ 7 करोड़ में कितना जीरो। चलो देखो भाई, यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका? यूरोप पर प्रभाव पड़ने का मतलब है कि राष्ट्रीयता का विकास होता है। मतलब प्यारे बच्चों, जो फ्रांस में लोगों के प्रति, जो लोगों के मन में देश के प्रति भावना जगी, जो देश के प्रति प्रेम जगा, ये फ्रांस में ही नहीं पूरे यूरोप में फैल गया। सभी लोग समझने लगे, फ्रांस के बगल अगर जर्मनी है तो जर्मनी के लोग भी समझने लगे कि हमें एक होना बहुत जरूरी है, हमें अपने देश के प्रति प्रेम रखना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने राजा का विरोध कर पाएंगे। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, इस क्रांति 1830 की क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राष्ट्रीयता का विकास होता है, राजनीतिक एकीकरण होता है प्यारे बच्चों। दूसरे प्रभाव के बारे में बात करेंगे तो क्या होता है? राजनीतिक एकीकरण होता है। ये राजनीतिक एकीकरण क्या था? इसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों और राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। भाई क्या किया इसने कि लोगों को प्यारे बच्चों राजा के प्रति विरोध करने को कर दिया। ठीक है, इसने क्या कर दिया? राजा के प्रति प्यारे बच्चों लोगों को कहा कि ऐसा है, अपने राजा का विरोध करिए, अपने राजा का विरोध करिए। ये प्रभाव था प्यारे बच्चों। तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे आंदोलन, यानी कि इटली और जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड और हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि ये जो फ्रांस में क्रांति हुई थी ना, फ्रांस की क्रांति ने ही यूरोप में भी परिवर्तन लाया। जल्दी से बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं सभी लोगों को? सभी लोग भाई हिंदी में लिखें तो एक भी जीरो नहीं। हाँ ये तो है, ये मैंने ही बताया होगा तभी तुमको पता है, नहीं तो तुमको पता ना होता। दीदी हमको पता है, ठीक है। देखो अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, फ्रांस में पुनः क्रांति की पृष्ठभूमि क्या थी। अच्छा ये बता दो कि पुनः क्रांति फ्रांस में कब हुई थी? सभी लोग बताइएगा। फ्रांस में पुनः क्रांति की पृष्ठभूमि का मतलब है प्यारे बच्चों 1830 की क्रांति तो हुई थी, ये सभी मानते हो ना भैया, सभी लोग जानते हो ना। अब हमको बता दो कि 1830 के बाद फ्रांस में पुनः क्रांति का क्या कारण था, कैसे पृष्ठभूमि बनी, यानी कि क्या क्या कारण थे 1830 की क्रांति के बाद एक और क्रांति हो गई। जल्दी से आप लोग बताइए भाई। तो देखो यहां पर आपको पता है बेटा, लुई फिलिप के खिलाफ आवाज आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जनता ने समर्थन किया, पत्रकारों ने लुई फिलिप का समर्थन किया, उच्च वर्गों ने भी समर्थन किया, लेकिन कहीं ना कहीं से गीजो को इसने अपना प्रधानमंत्री बना दिया ना, गीजो को जो प्रधानमंत्री बना दिया प्यारे बच्चों, यही इसकी गलती थी। तो जनता क्या करने लगी थी? लुई फिलिप के खिलाफ भी आवाज उठाने लगी थी। यही कारण था 1848 की क्रांति का। बिल्कुल। अगर मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों, इससे फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। 1830 में क्रांति हुई थी, लेकिन जैसे कि इसने गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया तो एक क्रांति और प्यारे बच्चों उठने लगी, एक क्रांति की आवाज और उठने लगी। यहां से ही क्या होता है? पुनः क्रांति की पृष्ठभूमि बनती है भाई। अगर मैं आप सभी से बात करूंगा बेटा कि जो क्रांति का मुख्य कारण था, क्या था मुख्य कारण? ठीक है, अगर मैं बात करूंगा 1830 की क्रांति का मुख्य कारण, 1830 की क्रांति का मुख्य कारण, तो मुख्य कारण था बेटा चार्ल्स दशम का निरंकुश शासन, और क्या बोलोगे? उदारवादी भावनाओं का दमन और आर्थिक संकट। प्यारे बच्चों आर्थिक संकट कब आया था? जल्दी से बोलेंगे भाई, आर्थिक संकट कब आया था? जल्दी से बताएंगे। पूरे यूरोप में आर्थिक संकट कब आया था? ये सब कारण थे प्यारे बच्चों 1830 की क्रांति का। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूंगा आगे भाई, क्रांति का परिणाम क्या हुआ, ये भी पूछता है कि 1830 की क्रांति का परिणाम, 1830 की क्रांति का परिणाम। ठीक है, ये भी पूछता है आप सभी से। बताओ जल्दी से क्या क्या परिणाम हुए भाई 1830 की क्रांति के परिणाम। सर आप लोगों को चेंज करें, हमारे लिए बहुत अच्छा लोगो बनाया हूँ। अच्छा भाई लोगो बनाए हो, भेज देना। अनीश साहनी भाई भेज देना, मैं लोगो चेंज कर दूंगा। ठीक है, अभी सुनो, अभी मैं संख्या देखता हूँ भाई, 964 दिखा रहा है। कितना पहुंचा है? 967, लगभग 30 बच्चे कम है। एक बार स्टेटस लगा दो सभी लोग। ठीक है, एक बार स्टेटस लगा दो सभी लोग, तब मजा आएगा भाई। ठीक है, चलो
अभी देखो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या परिणाम हुआ, संवैधानिक सुधार हुआ, यानी कि अब हमारा जो है फ्रांस प्यारे बच्चों संविधान के अनुसार चलेगा। फ्रांस जो है किसके अनुसार चलेगा, संविधान के अनुसार चलेगा। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे राजनीतिक एकीकरण के मतलब है कि जनता में प्यारे बच्चों एकता की भावना आ गई। जनता ने क्या किया, जनता में क्या हो गया, राजा के प्रति प्रेम भी कम हो गया। राजा के प्रति क्या हो गया भाई, प्रेम कम हो गया, यानी कि क्या हो गया, राजनीतिक एकीकरण हो गया। राष्ट्रीयता का विकास का मतलब है प्यारे बच्चों कि लोगों में देश के प्रति प्रेम भी जग गया। देश के प्रति प्रेम भी जग गया, देश के प्रति प्रेम जग गया। और इसकी उदारवादी नीतियां प्यारे बच्चों, उदारवादी नीतियां थी कि हम चलो भाई टैक्स में थोड़ा सा छूट देंगे, टैक्स में छूट देंगे, व्यापार में छूट देंगे। ये थी इसकी उदारवादी नीतियां। किसकी उदारवादी नीति भाई, 1830 की क्रांति के बाद आर्लियंस वंश ने ये परिवर्तन कर दिया था। गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, ये तो गलत कर दिया, लेकिन प्यारे बच्चों इसका परिणाम हमारे सामने इस रूप में देखने को मिलता है। देखो जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप संवैधानिक सुधार हुए, राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा मिला और राष्ट्रीयता का विकास हुआ और उदारवादी नीतियों को अपनाया गया। इतना लिखेंगे आपको 2 नंबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 100% मिलेगा। 2 नंबर आपको 100% मिलेगा, इतनी बातों को आप अगर लिख दोगे तो। ठीक है, 1830 की क्रांति, देश में कट्टर प्रतिक्रियावादियों का प्रभाव कम हो गया। 11th आर्ट जल्दी शुरू करिएगा भाई, बिल्कुल ऋषु कुमार, बहुत जल्दी भैया शुरू करेंगे। अच्छा ये बताओ सभी लोग आज पूरा कर दोगे 1000 या फिर 1K पूरा कर दोगे, सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा भाई क्या 1K पूरा कर दोगे आज। चलो अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों 1848 की क्रांति के बारे में। 1830 की क्रांति के बारे में हमने इतना ही जाना था। देखो अब यहाँ पर अगर मैं चर्चा करूंगा प्यारे बच्चों, अगर मैं चर्चा करूंगा 1830 की क्रांति, ठीक है, 1830 की क्रांति, ठीक है, इसके बारे में आप लोग क्या जानोगे बेटा, इसके बारे में जानोगे क्या, कब हुआ था, तो ये सामने ही लिखा है, क्योंकि इसे जुलाई की क्रांति भी कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि जुलाई की क्रांति कब हुई थी, इस तरीके से पूछेगा। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा बेटा कि जुलाई की क्रांति के समय शासक कौन था, तो शासक कौन था, तो चार्ल्स दशम शासक था, ये भी याद रखिएगा, चार्ल्स दशम शासक था, चार्ल्स दशम शासक था। किस वंश का शासक था प्यारे बच्चों, तो बुर्बो राजवंश का शासक था, बुर्बो राजवंश का शासक था। फिर आपसे पूछता है कि जुलाई 1830 की क्रांति, जुलाई 1830 की क्रांति क्यों हुई, ये 2 नंबर का पूछता है। जुलाई 1830 की क्रांति क्यों हुई और इसका परिणाम, और इसका परिणाम। जो साथी मेरे नए हैं ना, ये सभी लोग लिखेंगे और इसका परिणाम, इसको आप लोग लिखकर हमारे पास भेजोगे। इसको हमारे पास क्या करोगे भैया, लिखकर भेजेंगे आप लोग कि जुलाई 1830 की क्रांति क्यों हुई, मतलब 1830 की क्रांति के कारण और इसका परिणाम बता दीजिए। चलिए अगर मैं आप सभी से चर्चा करूंगा प्यारे बच्चों 1848 की क्रांति का क्या कारण था, कौन सा बच्चा बता सकता है। ठीक है, आशुतोष कुमार, शिवानी रॉय सर उर्दू के टीचर, आज पूरा पढ़ा है मेरा। अच्छा भाई क्या बात है, क्या कर रहे हो कमेंट एक बार फिर से दिखा दो भाई। आपका नाम क्या रखे हैं, दीपू भैया। अच्छा मेरा नाम दीपू भैया रखे हो, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई चलो देखो अभी हम लोग देखिए जो 1848 की क्रांति हुई थी, सभी लोग एक बार कमेंट करिए पहले कि मजा आ रहा है कि नहीं सभी लोगों को। भाई देखो बहुत मेहनत करके आते हैं हम लोग, सच बता रहे हैं बेटा। इस बार मैंने आप सभी को एकदम से कसम खा के रखा है कि एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 दिला के रहेंगे। तो आप लोग खुद से बताइए कि क्या आप लोगों को मेरी मेहनत दिख पा रही है कि नहीं, क्या आप लोगों को मेरी मेहनत दिख पा रही है कि नहीं, क्या आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूं प्यारे साथियों आपको वो समझ में आ रहा है कि नहीं, इस चीज को कमेंट करके बताइए। ठीक है चलिए अब समझिएगा भाई। देखो 1848 की क्रांति, फ्रांस में राजनीतिक उथल पुथल, इसका मतलब क्या है भाई। तो देखो 1848 की ईस्वी की क्रांति फ्रांस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलावों को दर्शाती है। यह क्रांति एक उदारवादी शासक लुई फिलिप के शासनकाल के अंत और गणतंत्र के स्थापना का प्रतीक है। कहने का मतलब है, आप समझिएगा बात प्यारे बच्चों, जो 1830 की क्रांति हुई थी उसके बाद शासन आ गया किसके हाथ में, तो लुई फिलिप के हाथ में आ गया। अब जब लुई फिलिप का शासन प्यारे बच्चों, अब जनता जब यहां पर अपने शासक लुई फिलिप का विरोध करेगी तो यहां पर गणतंत्र की स्थापना हो जाएगी। कहां पर,
फ्रांस में संविधान के अनुसार अब ये देश चलने लगेगा। लेकिन अब इसकी क्रांति का कारण क्या था, इसको भी समझना है हम लोगों को। जो 1848 की क्रांति थी प्यारे बच्चों, ये क्यों हुआ था इसको भी हम लोग समझेंगे। अब हम लोग पहले जो लुई फिलिप का शासन था प्यारे बच्चों, इसको समझेंगे। देखो, लुई फिलिप का शासनकाल एक असफल प्रयास, इसका मतलब क्या है भाई? लुई फिलिप का सर क्लास 9th का बैच कब से पढ़ाइएगा? बहुत जल्द, अंशराज, बहुत जल्द, यानी कि होली के अगले दिन ही आप सभी के लिए क्लास 9th की बैच लॉन्च हो जाएगी। कक्षा 9वीं की बैच होली के अगले दिन ही लॉन्च कर देंगे, यानी कि 15 तारीख को। अच्छा तारीख है ना। उसके पहले हम लोग सोच रहे हैं कि कक्षा 9वीं के लिए एक बार रिवीजन करा देते हैं, क्योंकि बच्चों का एग्जाम भी है, आप लोगों का एग्जाम भी है ना, तो आप सबका रिवीजन भी होगा, परेशान ना होइएगा। चलिए, तो देखो भाई, लुई फिलिप का क्या है भाई, शासनकाल किस प्रकार का रहा? तो देखो, सबसे पहले ये मान लो कि यह किस प्रकार का शासक था? उदारवादी शासक था। लुई फिलिप किस प्रकार का शासक था? उदारवादी ना होता तो इसकी शासन स्थापित ना होती। जनता कहीं इसका साथ देती? पत्रकार इसका साथ देते? जनता इसका साथ देती? नहीं देती। तो किस प्रकार का शासक था प्यारे बच्चों? उदारवादी। देखो, लुई फिलिप ने उदारवादी नीतियों को अपनाने का क्या किया? दावा किया। क्या किया भाई? अपनी उदारवादी नीतियों को अपनाने का केवल दावा किया। कहता था कि मैं बहुत छूट दूंगा, कर में छूट दूंगा, जनता की आय बढ़ाने का प्रयास करूंगा, ऐसे दिखावा करता था। दूसरी अगर बात करूंगा, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया था प्यारे बच्चों। स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का क्या किया था इसने? अवलंबन किया था। तो किस प्रकार से प्यारे बच्चों? वह पूंजीपति वर्ग को खुश करने के लिए प्रतिबद्ध था, लेकिन उसका शासन अप्रभावी रहा। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, ये हमेशा चाहता था कि ऐसा है कि हमसे पूंजीपति वर्ग, यानी कि जो उच्च वर्ग है, जो बहुत ज्यादा अमीर है, वही खुश हो। कौन चाहता था भाई? ये लुई फिलिप चाहता था। और यहीं से प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं ये अपनी असफलता की ओर भी बढ़ जाता है। ठीक है, क्या करना था प्यारे बच्चों? आप लोगों को समझ में आएगा। जो लुई फिलिप का शासनकाल था, कहीं ना कहीं से प्यारे बच्चों ये अपने आप को उदारवादी दर्शाता था। और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, इसने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया था। अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, क्या कारण था ऐसा कि लुई फिलिप जो है, लुई फिलिप के शासनकाल में लुई फिलिप का विरोध होने लगा। लुई फिलिप का विरोध क्यों होने लगा, इसको हम लोग जानेंगे भाई। देखो, इसने सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या हो गया? वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों की मांग की। ठीक है, क्या था भाई? जो जनता थी ना, जो फ्रांस की जनता थी प्यारे बच्चों, फ्रांस की जो जनता थी, इसमें असंतोष का कारण क्या था? फ्रांस की जनता जो थी ना, वो मांग कर रही थी, इसकी कुछ मांगे थी। कहते ना, हमारी मांगे पूरी करो। मांगे पूरी करने के लिए किससे कहा जाता है? जहां पर जनता ने खुद चुना हो। कहीं ना कहीं से लुई फिलिप ने जनता से प्यारे बच्चों प्राप्त कर रखा था, अपनी जनता से अपना आत्मविश्वास जीत रखा था। इसने विश्वास जनता का जीत रखा था। तो ऐसे में प्यारे बच्चों, जनता इससे मांग कर रही थी कि वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार कर हो जाए। हमारे यहाँ का देश, हमारा देश जो है संविधान के अनुसार चले, हमारे पास रोजगार की कमी ना हो, हमारे यहाँ नियम कानून हो। ये जनता मांग कर रही थी लुई फिलिप से। और देश में भुखमरी और बेरोजगारी का क्या हो गया भाई? प्रसार हो रहा था। तो जनता चाह रही थी कि हमारे देश से भुखमरी खत्म हो, बेरोजगारी हमारे देश से समाप्त हो जाए, जिससे हमारा देश जो कि फ्रांस है, वो शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, लुई फिलिप के बढ़ता विरोध, यानी कि प्यारे बच्चों, जो जनता थी ना, अब जान चुकी थी कि हमारे देश से ना बेरोजगारी खत्म हो रही है, ना भुखमरी खत्म हो रही है, ना आर्थिक, वैधानिक और सामाजिक सुधार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से लुई फिलिप के विरुद्ध भी जनता क्या करने लगी? आक्रोश दिखाने लगी। लुई फिलिप का जनता ने भी विरोध किया जमकर। ठीक है, दीपक सर के आगे कोई बोलता ही रहे। अच्छा भाई, क्या बात है दीपक भैया, आप कैसे हैं? एकदम अच्छे हैं भाई, एकदम अच्छे हैं। और अच्छा हो सकता हूं मैं, अगर आप लोगों ने प्यारे साथियों अगर इसको आज पहुंचा दिया तो मैं और अच्छा हो सकता हूं, वरना लाइव क्लास में तो नहीं होगा 1000, हमको भी पता है। आपके सामने अगर मैं रहूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि गाने गुनगुना दूं आपके सामने, हो सकता है कि मैं कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा प्रयास कर दूं, आज आपके लिए कुछ गिफ्ट की घोषणा कर दूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। अगर 1 के पहुंचा दोगे, बहुत बड़ी डिमांड नहीं है आपके सामने, आपके भैया बहुत छोटी डिमांड रखे हैं। चाहोगे तो अभी तुरंत 1 मिनट में हो जाएगा, हमको पता है, और नहीं चाहोगे तो 1 दिन भी लगा लोगे। हमको पता है ना, भैया से थोड़ा सा मजाक भी करते हो, शरारत भी थोड़ा सा करते हो, तो होता है। ठीक है, तौसीफ रजा, सनवी, अमीश, आशुतोष, आशीष, सत्यम। चलिए भाई, अब हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों किसके बारे में? अगर हम लोग जानेंगे किसके बारे में प्यारे बच्चों? अब हम लोग जानेंगे
जो 1848 की क्रांति थी उसके कारण के बारे में। ठीक है, जो 1848 की प्यारे बच्चों क्रांति थी, क्रांति का कारण, 1848 की क्रांति का कारण क्या था, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। बिल्कुल परेशान ना होइएगा, बहुत आराम से। अभी मैं आप सभी को रिवीजन भी कराऊंगा। ठीक है, आज मैं 1830 की और 1848 की क्रांति के बारे में पढ़ा रहा हूं और इसका मैं आप सभी को क्या कराऊंगा, रिवीजन भी कराऊंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। देखो 1848 की क्रांति का कारण क्या था भाई, क्या कारण था, किसको पता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, क्या कारण था। देखो आप समझिएगा, पियर्स के नेतृत्व में प्यारे बच्चों एक विशाल भोज का क्या होता है, आयोजन होता है। विशाल भोज का क्या होता है, आयोजन होता है। जैसे कहते हैं ना भंडारे का आयोजन, वैसे ही प्यारे बच्चों यहाँ पर भंडारे का आयोजन होता है। और प्यारे बच्चों जनता क्या कर देती है, जनता जो है प्यारे बच्चों लुई फिलिप का क्या करने लगती है, विरोध पर उतर आती है। ठीक है, और इनको रोकने का क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, जो जनता होती है जो सड़कों पर निकलती है ना, इसको रोकने का पूरा प्रयास किया जाता है और लुई फिलिप की गद्दी से उतरने की क्या हो जाती है, मजबूरी हो जाती है। अच्छा, 1848 की जो क्रांति हुई थी प्यारे बच्चों, अगर मैं आप सभी से पूछूंगा ना इसके कारण के बारे में, तो कौन कौन बता सकता है। चलो मैं आप सभी के कमेंट्स को एक बार देख लेता हूं, काफी देर से आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो बेटा। हाँ क्या बात है, रामायण, गौरव बाबू, सभी लोग देख रहे हो आप लोग ना, रामायण, गौरव बाबू लोग आप लोग देख रहे हो ना बेटा। ऐसे कमेंट करो फटाफट से। और ये संख्या जो है प्यारे साथियों आप सभी को मैं दिखा रहा हूं, ये संख्या जो है ना ऐसे ही बढ़ाते रहो, जल्दी जल्दी फटाफट से प्यारे बच्चों, अगर बढ़ाते रहेंगे तब मजा आएगा। जल्दी जल्दी बढ़ाइए, जल्दी 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 बढ़ाते रहिए, जल्दी जल्दी बढ़ाइए भाई। क्या बात है, क्या बात है, हाँ सर मजा आ रहा है, जल्दी जल्दी बोलो भाई, मजा आ रहा है कि नहीं। हाँ सही बात है, क्या बात है। ऐसे ही तो होता है भाई, ऐसे ही अगर क्या कर दोगे भाई, ऐसे ही अगर आप लोग समर्थन देते रहोगे तब मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप समर्थन देते रहोगे प्यारे बच्चों तब मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। चलिए ठीक है, आप समझिएगा बात को। क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर आप सभी से पूछेगा कि जो 1848 की क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, 1848 की क्रांति कब हुई थी प्यारे बच्चों, तो क्या बोलोगे, यहां सामने लिखा हुआ है 22 फरवरी, 22 फरवरी को हुई थी। ठीक है, अभी देखो इसने गीजो को अपना प्रधानमंत्री बना रखा है, पूंजी वर्ग का समर्थक है, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया हुआ है, तो जनता सीधी सी बात है इससे क्या होगी प्यारे बच्चों, जनता इससे हमेशा नाराज ही होगी। मान रहे हो कि नहीं, आप लोग खुद से बताओ कि प्यारे बच्चों पूंजीपति वर्ग का समर्थन है, समर्थक है, पूंजीपति वर्ग का समर्थक है, जनता को प्रताड़ित कर रहा है, मध्यम वर्ग को खुश कर रहा है, उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग को मिलाने का प्रयास कर रहा है, तो जनता के ऊपर भाई बहुत दबाव था। ऐसे में गीजो भी आ गया, गीजो भी चाहता था कि ऐसा जनता के ऊपर जितना दबाव डाला जा सके मेरा राजा उतना ही खुश होगा, तो गीजो की भी बहुत बड़ी गलती थी। ऐसे में प्यारे बच्चों जनता इसका क्या कर देती है, विरोध कर देती है। देखो तो क्या होता है प्यारे बच्चों, पेरिस में ना क्या होता है, एक विशाल भोज का आयोजन होता है, एक भंडारे का आयोजन होता है, समझ लीजिए। और इस आयोजन को जनता सोचती है कि इस आयोजन को हम नहीं होने देंगे, जनता निकल जाती है सड़कों पर। सड़कों पर जब निकलती है तो जनता करती है किसका विरोध प्यारे बच्चों, इस यहां पर पेरिस में, मतलब यह विशाल भोज में पहुंचकर जनता अपने राजा का विरोध करना चाहती है, लेकिन विरोध करने के पहले ही इसको रोकने का प्रयास किया जाता है राजा के द्वारा। लेकिन जब रोक नहीं पाया जाता है तो जो लुई फिलिप था प्यारे बच्चों, ये अपनी गद्दी को क्या कर देता है, त्याग देता है। लुई फिलिप जब गद्दी को त्याग देता है प्यारे बच्चों, तो यहां पर कहां पर, फ्रांस में प्यारे बच्चों संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। अच्छा, संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना कब होती है बताइए जल्दी से। फ्रांस में प्यारे बच्चों संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना कब होती है, जल्दी से आप लोग इसको कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं नहीं देख रही हूं भैया, मैं तो आंखें बंद कर ली हूं। अच्छा, आपका नाम क्या है, मेरा नाम है भाई दीपक सर। पता नहीं तुम लोग आपका नाम पूछते हो कि ऐप का नाम पूछते हो, हाँ किसका नाम पूछते हो। गुरु जी हम दूसरे आईडी से भी सब्सक्राइब कर लिए हैं आपकी क्लास देखने के लिए, बहुत अच्छा भाई धन्यवाद। ऐसे ही अगर एक एक बच्चा भाई, जितने लोग हो ना, एक एक बच्चा अगर एक एक आईडी सब्सक्राइब करेगा तो ये तो पूरा कर देगा, हमको पता है। केक कटिंग हो जाएगी, हम मानते हैं कि आपको जो है खिला नहीं पाएंगे केक, लेकिन मैं आऊंगा प्यारे बच्चों ना आपसे मिलने के लिए, तो जरूर केक खिलाऊंगा। ठीक है, हाँ भाई श्रीकांत कुमार, सभी लोग एक बार स्टेटस लगा दो, हो सकता है कि एक एक सब्सक्राइबर ही आपके साथी ही सब्सक्राइब कर डालें, या फिर कोई ग्रुप हो प्यारे बच्चों, ग्रुप में भेज दीजिए, वहां सब्सक्राइब करवा लो। ठीक है,
चलिए अभी जरा मेरी बात को समझिएगा। चलिए ये तो बढ़ाते रहेंगे आप लोग, हमको पता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों आप सभी लोग, जो ये जो फ्रांस था इसमें संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना कब हो जाती है? तो 1848 में। 1848 में प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। कहां पर? फ्रांस में। जल्दी से बोलो भाई, समझ में आ रहा? सर सब सर आएंगे एक साथ। रॉय, हाँ भाई लगा दिए हैं सर, हाँ भाई वेरी गुड। चलिए अगर आप 11th का स्टार्ट करवा देते हैं तो मैं अपने सभी दोस्तों को बढ़ा दूंगा। 11th का आज शुरू करवा दीजिए, आईडी से शेयर कर दूंगा सर। चलो भाई 11th का मैंने बताया ना, 9th और 11th प्यारे बच्चों 15 तारीख के बाद, मतलब होली के बाद आपका चालू कर दिया जाएगा, ठीक है? उसी पे हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, बिल्कुल परेशान ना होइएगा। जीवन में परेशानियां आएंगी बेटा, लेकिन उनका हम लोग अंत कर सकते हैं, आप लोग परेशान ना होइएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग को ये बातें समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बोलिएगा एक बार, आप सभी को ये बातें समझ में आई कि नहीं? देखो अब यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों, जो लुई फिलिप था ना, लुई फिलिप का शासन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। लुई फिलिप का शासन समाप्त होने के बाद प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? लुई फिलिप का त्याग और इंग्लैंड जाना, यानी कि लुई फिलिप प्यारे बच्चों अपनी गद्दी को त्याग कर कर कहां भाग जाता है? ब्रिटेन भाग जाता है। और जो फ्रांस की प्यारे बच्चों नेशनल असेंबली थी ना, जो फ्रांस की नेशनल असेंबली थी, इसके द्वारा क्या हो जाता है? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कर दी जाती है। जो प्यारे बच्चों नेशनल असेंबली थी फ्रांस की, इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है? कहा जाता है कि फ्रांस में राजतंत्र व्यवस्था समाप्त है, राजा की शासन की व्यवस्था समाप्त है, अब हमारा यहाँ क्या होगा? गणतंत्र की घोषणा हो जाएगी। फिर अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जितने भी फ्रांस में 21 वर्ष थे, 21 वर्ष की आयु के व्यक्ति थे ना, 21 वर्ष की आयु के जो व्यक्ति थे उनको क्या मिला गया? वोटाधिकार, मताधिकार दिया गया, मतलब वोट देने का अधिकार दिया गया। किसको? 21 वर्ष के आयु के जितने भी बालक बालिकाएं थी, बालकों को, मतलब पुरुषों को प्यारे बच्चों। किसके लिए? पुरुषों को। ये क्या हुआ था? ये क्या आप पढ़ रहे हो? ये पढ़ने का मतलब प्यारे बच्चों 1848 के बाद फ्रांस में क्या परिवर्तन हुए? 1848 की क्रांति का क्या परिणाम आया? तो परिणाम आया नेशनल असेंबली के द्वारा गणतंत्र की घोषणा कर दी गई और पुरुषों के लिए मताधिकार का विस्तार कर दिया गया। और यहां पर क्या किया गया भाई? चौथा काम किया गया, काम के अधिकार की गारंटी दी गई। ये भी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अच्छा तो ये क्या था? हमने पढ़ा कि 1848 की क्रांति का प्रभाव, की क्रांति का परिणाम, 1848 की क्रांति का परिणाम, ठीक है? ये था सारे बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या था? 1848 की क्रांति का परिणाम था। सर आप एप्लीकेशन का नाम है प्यारे बच्चे बोर्ड टॉपर्स, ठीक है? बोर्ड टॉपर्स एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है? देखो अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों 1848 की क्रांति का प्रभाव क्या हुआ, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? मैं आप सभी को प्यारे साथियों बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ठीक है? डिटेल में पढ़ाने का मतलब ये है कि आपके पास 1 वर्ष का समय है। ऐसा नहीं है कि आप आए वन शॉट में पढ़े, कम नॉलेज था, कम बता के चल दिए, एक ही क्लास में सब कुछ खत्म कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हम लोग बहुत आराम से बढ़ रहे हैं, एक एक कदम प्यारे बच्चों बढ़ेंगे। कहते हैं ना, एक सीढ़ी पर अगर कदम रखा है तो अब हम लोग आराम से दूसरी सीढ़ी पर कदम रखेंगे, तीसरी सीढ़ी पर रखेंगे, और यही सीढ़ी हमारे मंजिल तक हमें पहुंचाएगी, यानी कि हमें टॉपर बनाएगी इस बार, ठीक है? महिला को मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था भाई, ठीक है? चलो अब मात्र और मात्र प्यारे बच्चों लगभग देखिएगा यहां पर हमारे पास हो गए हैं कितने? 982। अब मात्र 18 सब्सक्राइबर बचे हैं, मात्र 18। यानी कि आज मानोगे नहीं, हमको लग रहा है कि 18 सब्सक्राइबर 1K कर दोगे ना। अनुराग कह रहे हैं कि वाह सर। सर अब मेरा भी नाम ले लीजिएगा, रामायण बैथा। हाँ भाई रामायण भैया, एप्लीकेशन का नाम क्या है? एप्लीकेशन का नाम है प्यारे बच्चे बोर्ड टॉपर्स, ठीक है? चल अगर मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों आप सभी से, अगर मैं बात करूंगा प्रभाव के, तो फ्रांस की जो पुरातन व्यवस्था थी उसका क्या हो गया? अंत हो गया। और इटली और जर्मनी में राष्ट्रीय एकीकरण की मांगे उठने लगी, और यूरोप के अन्य देशों पर क्रांति का भी क्या हो गया बेटा? प्रभाव हो गया। ये 3 पॉइंट थे, तीनों पॉइंट याद रखिएगा। क्या था? 1848 की क्रांति का प्रभाव था, ठीक है? चलो भाई तुम लोग शेयर नहीं कर रहे, अच्छा चलो आज हम लोग सामने से केक नहीं काटेंगे, कोई बात नहीं है, नहीं काट पाएंगे, हमको तो नहीं लग रहा है कि नहीं काट पाएंगे। तो 982 मतलब 982 है, नहीं काट पाएंगे, हमको पता है। सर स्कूल कौन सर पढ़ाएंगे? स्कूल स्कूल क्या होता है भाई? चलो कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई है, ठीक है? अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे
इटली के एकीकरण की, ठीक है, इटली के एकीकरण की और जर्मनी के एकीकरण की, ठीक है। आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इटली के एकीकरण के कई मसीहत हैं, जर्मनी के एकीकरण के कई मसीहत हैं, और हम लोग यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, इतना कुछ बच रहा है। तो एक ही क्लास में बहुत ज्यादा इसको हम लोग लंबी नहीं करेंगे, और आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। रीजन क्या है, क्योंकि आप लोगों ने प्यारे बच्चों इसको अभी तक बढ़ाया नहीं, आपको पूरा नहीं कर पाए हैं, तो हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे आज की क्लास को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए, और कल हम लोग फिर से शाम को 6 बजे मिलेंगे बेटा, इसी क्लास के साथ पार्ट नंबर 3 को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज मुझे आपसे चाहिए प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लास समझ में आया, क्लास आपको पसंद आई है, तो आप सभी लोग एक कमेंट करके जरूर जाइएगा, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हम आपके कमेंट्स की ही प्रतीक्षा करते हैं कि किस प्रकार से हमारे लिए फीडबैक रहा है, हमें क्या और चेंजेस करने चाहिए, हमें क्या और परिवर्तन लाना चाहिए, हम कितना और अधिक मेहनत कर सकते हैं। तो जितने भी प्यारे साथी हमारे देख रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर समझ में आया होगा तो जरूर से एक बार कमेंट करके बताइएगा। और ये संख्या प्यारे बच्चों आज हम लोग इसी पर छोड़ के जाएंगे, और कल मुलाकात करेंगे। कोई बात नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, हम लोग तो आगे बढ़ते ही रहेंगे। तो प्यारे बच्चों नमस्कार सभी को, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।